हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस ऑफ गुरु पूर्णिमा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बहुत सारी पढ़ाई करें और सफल डॉक्टर साहब बने। चलो आज की कहानी चालू करते हैं। कल मैंने आपको VSEPR थ्योरी के बारे में बता रहा था, तो उसके बारे में कुछ लाइंस में आपको और लिखा देता हूँ। कल कुछ बातें बता दी थी। सेंट्रल एटम के बारे में बताया था, एक पॉइंट बताया था, उसके बाद बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, है ना। मैंने आपको ये बोला था कल। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। अब अपन चालू करते हैं पढ़ना, है ना बेटा। तो कल मैंने जो आपको बोला था वो ये बोला था कि यदि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो सिमेट्री होगी। और यदि रिवाइज करें अपन तो यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी वही क्विज ही कर रहा हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशन तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। यदि कोई लोन पेयर नहीं है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोई लोन पेयर नहीं है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। टीपी लिख, ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी लिख दो, काम चल जाएगा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद में यदि मान लो आप या मर्सिडीज का साइन बना सकते हैं। यदि मान लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई लोन पेयर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल होगा। यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और कोई लोन पेयर नहीं है तो टी ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, टी पी बी पी बाई पिरामिडल। सही है। उसके बाद में यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और कोई लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। यदि मान लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई लोन पेयर नहीं, sp3d3 है तो पेंटागोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। करेक्ट है बेटा। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर कहाँ रख सकते हैं। लोन पेयर यदि मौजूद है तो कहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यदि मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर है तो एक डंडा मिटा दो, कैसा बचा, एंगुलर शेप। मर्सिडीज का साइन था, एक डंडा मिटा दो, वहां लोन पेयर आ गया, एंगुलर शेप बचा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर है तो कैसा दिखेगा, पिरामिडल दिखेगा, पिरामिडल। और यदि दो लोन पेयर है तो कैसा दिखेगा, यदि दो लोन पेयर है तो कैसा दिखेगा, वी शेप दिखेगा। करेक्ट है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, dz स्क्वायर। शाबाश शाबाश, dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को किस पोजीशन पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। शाबाश। यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, सीसॉ या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। शाबाश। उसके बाद यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और दो लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, टी शेप या थोड़ा सा झुका हुआ टी शेप। ठीक है। यदि sp3 यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और तीन लोन पेयर है तो कैसा होगा, लीनियर। शाबाश। यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, नो बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और दो लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। sp3d2 दो लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। sp3d3 एक लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 एक लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, याद करने को बोला था उसको, है ना। और यदि sp3d3 है और दो लोन पेयर है तो पेंटागोनल प्लेनर। तो पेंटागोनल प्लेनर, ये सब पढ़ा चुका था मैं आपको, जल्दी से बताओ, पढ़ा चुका था। ठीक है, अब आगे की लाइन पढ़ाता हूं। आगे की लाइन है, इफ सेंट्रल एटम, ये बता दिया मैंने आपको वैसे, इफ सेंट्रल एटम has lone pair
has, if central atom has lone pair, then structure becomes distorted, स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। नोट, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, bond pair repulsion. Example, if we have like this, and this angle is x, this angle is y, and this angle is z. X is greater than y is greater than z. लोन पे रिपल्शन, ठीक है बेटा। It is because lone pair being more nearer to nucleus acquires more space, ठीक है बेटा, सब लोग याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, by increasing lone pair bond angle decreases, क्योंकि बॉन्ड एंगल दिखेगा किसके बीच में, एटम्स के बीच में। जो एंगल तुम्हें दिखाई देगा वो ये वाला दिखाई देगा, ये वाला दिखाई थोड़ा ना देता, समझ रहे बात को, ये दिखाई थोड़ा ना देगा, क्योंकि लोन पेयर अपन को स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखता नहीं है, तो ये एंगल हमको देता है दिखाई, ठीक है ना। तो बाय इंक्रीजिंग लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आता है। सो बाय इंक्रीजिंग लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। जैसे कि CH4 की बात करें, एक भी लोन पेयर नहीं है। यदि अमोनिया की बात करें तो एक लोन पेयर है, और यदि वाटर की बात करें तो दो लोन पेयर है। ये क्या दिखाता हूं मैं, टोपा सा, ये वो ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है, आपको याद है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, कोई बता सकता है क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है? नहीं बेटा मनुष्य, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। पहला लाइट जाती, अभी बैटरी तो खैर 100% चार्ज है। देखो यदि थोड़ी देर में आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो फिर कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा चमक की वजह से, और मैं इसको बुझा भी नहीं सकता, इसको बुझाया तो बिल्कुल ही कचरा हो जाएगा। हाँ ये वाला ब्लर आ रहा है, लेकिन अभी आप लिख चुके होगे, यहाँ तक तो आप लिख चुके होगे ना अभी तक। अभी आगे लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे, वहां नहीं लिखेंगे, है ना, आधा ही बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है ये 107 डिग्री का होता है, और जो यहाँ का बॉन्ड एंगल होता है ये 104.5 डिग्री का होता है।
मतलब विथ ईच इंक्रीज ऑफ लोन पेयर, इधर तो दिख रहा है ना नीचे, विथ ईच लोन, दिख रहा है नीचे का दिख रहा है, विथ ईच लोन पेयर इंक्रीज्ड bond angle decreases by 2 to 2.5 डिग्रीज। आप इसको नोट करो। ओके बेटा, तो नहीं लाइट नहीं आई है, मैंने इन्वर्टर से उसको कनेक्ट कर दिया। तो मैं इसको मिटा दूं बच्चों, क्लियर है ना, एकदम क्लियर। अब बेटा इस एग्जाम्पल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब लोन पे, हाँ एक और थर्ड पॉइंट ले लेता हूं। अब लाइट आ गई। थर्ड पॉइंट है डबल बॉन्ड रिपल्शन। डबल बॉन्ड रिपल्शन लिखो तब तक, इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड रिपल्शन is greater than double bond
सिंगल बॉन्ड रिपल्शन is greater than single bond repulsion. This is single bond and this is double bond. ठीक है बेटा। तो जैसे कि मैं बात करूं, ये हुआ, इसमें ये एंगल x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। सो एंगल x इज ग्रेटर देन एंगल y इज ग्रेटर देन एंगल z। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैं। Z is greater than Y is greater than X. This is the correct. Double bond repulsion greater than double bond greater than single bond repulsion. ठीक है बच्चों, ये भी एक कहानी थी जो आपको समझ में आ गई होगी। आई सपोज दैट सभी बच्चों की बात क्लियर है, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात बताता हूँ आपको, चौथा पॉइंट। इफ, अच्छा आगे चल के एक पॉइंट है बॉन्ड एंगल, एक पॉइंट है, तो चलो उसमें लिखा दूंगा ये, इतना काफी है। अब अपन नया टॉपिक चालू करते हैं। जो पॉइंट मैं आपको लिखाने वाला था बॉन्ड पैरामीटर्स में लिखाता हूँ आपको, है ना। तो चलो इतना काफी है आपके लिए, है ना। बॉन्ड पैरामीटर में कुछ पॉइंट लिखा दूंगा। ये VSPR के VSEPR थ्योरी के मेन पॉइंट्स हो गए। कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो बॉन्ड पैरामीटर्स में मैं आपको पढ़ाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। क्या बोले बेटा, फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो। सर डिटेल में एंड ऑर्डर भी पढ़ेंगे क्या? डिटेल में बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ेंगे क्या? हाँ, अभी बता दूंगा, अभी अभी धीरे धीरे, है ना। कोई एग्जाम्पल आएगा तो उसमें बताऊंगा। अभी रेजोनेंस जब आएगा ना तब बॉन्ड ऑर्डर बताऊंगा डिटेल में थोड़ा सा। चलो खैर, अब इसके बाद में आप नया टॉपिक डालो। नया टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में मेनली आता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं। तो आप लिखो, टॉपिक लिखो आप बॉन्ड पैरामीटर, PARA मीटर, METER, बॉन्ड पैरामीटर। और उसमें टॉपिक डालो आप बॉन्ड एंगल, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक डालो बॉन्ड लेंथ और तीसरा डालो बॉन्ड स्ट्रेंथ। तीनों टॉपिक से खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लेट अस टेक ऑन बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर क्या कहता है? बॉन्ड पैरामीटर टॉपिक, बॉन्ड पैरामीटर में पहला है बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल क्या होता है? दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल किस किस चीज पे निर्भर करता है वो चीजें पढ़ते हैं। तो एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड is called as बॉन्ड एंगल। एडजेसेंट बॉन्ड में देखते हैं बेटा बॉन्ड एंगल, है नियरेस्ट जो है उसको बॉन्ड एंगल अपन बोलते हैं, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये CH4 है बेटा, है ना। यहाँ पर कितने बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट के हैं? यदि आपसे बोले तो कितने बॉन्ड, कितने HCH बॉन्ड, कितने HCH बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट के हैं? देखो, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 0 दे देता हूँ, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो 109 डिग्री 28 मिनट का है वो 102 है, एग्रीड, 102। दूसरा बॉन्ड जो 128 मिनट का है वो है 103, क्योंकि स्पेस में अभी दिखाता हूं आपको। फिर आएगा 104, उसके बाद आएगा 203, फिर आएगा 204 और फिर आएगा 304, टोटल 6। अब आप समझना बात को, मैंने ऐसा क्यों कहा है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, कुछ ऐसा दिखता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको दिख रहे हैं,
दिख रहा है बेटा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल है ना, ऐसा दिखता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एक मेरी ओर आ रहा है, दो ऐसे, एक ऊपर की ओर जा रहा है, करेक्ट है बेटा। इन सभी में बॉन्ड एंगल बराबर, देखो काला बीच और सॉरी लाल काला, लाल बीच काला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये रंग थोड़ा अलग करना पड़ेगा। मेरी समझ में आपको ये बात समझ में आ गई कि सबके बीच में बॉन्ड एंगल एक जैसा ही है। हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से। सबके बीच में बॉन्ड एंगल एक जैसा ही है, सबको समझ में आया ना। तो इस तरह से 6 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के यहाँ पर है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है कि बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के हैं। 6 बॉन्ड एंगल यहाँ पर टोटल 109 डिग्री 28 मिनट के थे। आई होप सो सब बच्चों ने इस बात को समझ लिया होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल देखना सिखा रहा था आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो एक फैक्टर अभी भी आपने पढ़ा है, लोन पेयर। विथ इंक्रीज ऑफ ईच लोन पेयर, bond angle decreases by 2 to 2.5 degrees. CH4 more than ammonia, more than water. 109 डिग्री 28 मिनट, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। 107 डिग्री 104.5 डिग्री। क्लियर है? यहाँ लगभग 2 डिग्री का अंतर आया, यहाँ लगभग 2.5 डिग्री का अंतर आया। सो पहला पॉइंट हो गया, विथ इंक्रीज ऑफ लोन पेयर द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। उसका रीजन क्या है? लोन पेयर न्यूक्लियस के पास होता है, इसकी वजह से वो ज्यादा एरिया को घेरता है, ज्यादा एरिया पे फैल जाता है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम और लेट अस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इफ central atom is more electronegative, then bonded electrons are more near to nucleus, therefore bond angle इंक्रीजेस। जितना नजदीक आएंगे लोन पेयर या बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस के, उतना ज्यादा एंगल बढ़ेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आएगा, उतनी ज्यादा वो जगह घेरेगा और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, अमोनिया में बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, देन फॉस्फाइन बड़ा होता है, देन आर्साइन, देन एंटमाइन, देन बिस्मुथाइन। क्लियर है? इसका एग्जैक्ट डाटा जो है बॉन्ड एंगल का, दैट आई विल सी, लेट यू नो अबाउट दैट। 107, 93, 91 मैं चेक करता हूं, ये तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है। खैर, पहले तो आप ऑर्डर ही याद कर लो, डाटा भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक सब लोग कंफर्टेबल है? जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक आएगा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्या सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहां तक होनी तो नहीं चाहिए? सही है। 107, 93.8, 91.8 एंड 91.3 बिस्मथाइन का बॉन्ड एंगल दिया नहीं है बुक में, तो यहाँ लिखने की जगह नहीं है, नहीं तो लिख देता। वैसे आप चाहो तो लिख लो 107 डिग्री, फॉस्फाइन का 93 पॉइंट, आप लोग लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, 93 पॉइंट, कहाँ चला गया, हाँ 93.8 बेटा। फिर आर्साइन का लिखो 91.8,
और एंटमाइन को लिखो 91.3। ये वाला नहीं, ये वाला 91.3, ये वाला 91.8 और ये वाला 93.8 और समथिंग लाइक दिस। क्लियर है? ये बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। सिमिलर पैटर्न जो है हमें वाटर में H2S में उनमें दिखेगा। ठीक है बेटा, वाटर में H2S में उनमें हमें सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न दिखाई देगा, मतलब बॉन्ड एंगल गिरेगा। यदि मैं आपसे बोलूं H2O, H2S, H2SE, H2TE, इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करो तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल जो ये कम होता है वो किसकी कीमत पे कम हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। देखो, डाउन द ग्रुप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा? कम होती जा रही है, उससे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? डाउन द ग्रुप जाने पर, नीचे जाने पर, ठीक है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो यही कहानी कहां पर होगी? यही कहानी कहां होगी? यही कहानी होगी H2O में, H2S में, H2SE में, H2TE में। करेक्ट है, बॉन्ड एंगल गिरता जाएगा। बॉन्ड एंगल जो है क्या होगा बेटा? कम होता जाएगा। आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया हूँ। दिस इज 104.5 डिग्री, दिस इज अराउंड 92 डिग्री, दिस इज अराउंड 91 डिग्री, दिस इज अराउंड 91 से थोड़ा कम है। एनसीईआरटी में शायद 91 ही दिया है, जेडीली में ये बॉन्ड एंगल जो है वो 89.5 डिग्री दिया हुआ है। इट्स ओके, इतना ज्यादा अपन को वो नहीं करना है, बस बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? गिर रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं HF, HCl, HBr और HI की क्या कंडीशन होगी? यहाँ पर बॉन्ड एंगल कैसा होगा? जल्दी से बोलो बेटा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कैसा होगा? डिक्रीज होगा? नहीं होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल ही नहीं है यार। बॉन्ड एंगल तो 3 एटम के बीच बनता है, यहाँ काय का एंगल? एंगल के लिए आपको 3 एटम तो चाहिए ना। सो देयर इज नो बॉन्ड एंगल। आर यू गेटिंग गाइस? बेटा देयर इज नो बॉन्ड एंगल, दे आर लीनियर स्ट्रक्चर, सो देयर इज नो बॉन्ड एंगल एज सच, वी नीड नॉट राइट दिस। जो भी है वो ऐसा ही होगा, देयर इज नो बॉन्ड एंगल, देयर इज नो bond angle. I suppose everybody has understood this much. ठीक है, एक सेकंड रुको बेटा, आप जब तक इसको नोट करें तब बच्चों, जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम या ज्यादा हो सकता था क्योंकि लोन पेयर था, तो लोन पेयर ज्यादा जगह घेर लेता। लेकिन यहाँ पर आप कॉमन सेंस से सोचो, आप 4 चीजों को स्पेस में आपने अरेंज करना है इतनी दूरी पे कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो। तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बना, बोलो हाउ? हाँ ना बोलना पड़ेगा। 4 चीजों को स्पेस में, यदि आपसे कोई ये बोले कि 4 चीजों को स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसे अरेंज करो कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो, तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। करेक्ट है। अब यहां पर बेटा आप चाहे कुछ भी एटम रख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है भाई, बॉन्ड एंगल तो 128 डिग्री
128 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा, क्योंकि यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पर थी बेटा, यहाँ पर लोन पेयर था बच्चे, तो क्या होता कि जब ये अंदर की ओर घुसता है तो ये लोन पेयर जो ज्यादा जगह पे फैला हुआ था, तो ये भी लोन पेयर बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या करता, थोड़ा सा आगे की ओर फैला देता। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या था, ये लोन पेयर पसरा हुआ था, ज्यादा जगह घेर रहा था। जब इसके इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर घुसे तो वो क्या करेंगे, इस लोन पेयर को थोड़ा धक्का देंगे, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा। जबकि फास्फोरस में चूंकि ये अंदर की ओर ज्यादा नहीं आएगा, तो इसको धक्का नहीं देगा, ये ज्यादा फैला रहेगा। भाई एक ही जगह पे यदि दो ताकतवर लोग आ जाएंगे तो क्या होगा बेटा, आप समझ रहे हो ना, एक ही जगह पे यदि दो ताकतवर लोग आ जाएंगे तो फैल जाएंगे थोड़े से, बॉन्ड एंगल क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड एंगल बदलता कब है, जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता है। यदि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो फिर बॉन्ड एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है, बॉन्ड एंगल सेम ही रहेगा। चमका, सबको चमका, क्लियर थी बात? वेरी नाइस। तो बेटा इधर सारे बॉन्ड एंगल बराबर होंगे, तो मैं यहां पर एक फैक्ट लिखूंगा, आप इस बात को तुरंत प्रभाव से यहां पर लिखेंगे कि with change of central atom और पेरिफेरल एटम, क्योंकि इसके बाद पेरिफेरल एटम भी आने वाले हैं, पेरिफेरल एटम्स बॉन्ड एंगल changes only when central atom has lone pair, not otherwise. Only then central atom has lone pair, not otherwise. जैसे मैं आपसे पूछूं BF3, BCl, BF3, AlCl3 या AlCl3 ले लेता हूं, या BF3 था तो हाँ BF3 नहीं, मैं लेता हूं BCl3, AlCl3, GaCl3। यहां पर बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, BCl3, AlCl3, GaCl3, यहां बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तीनों का बराबर होगा, बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर, because there is no lone pair. When there is no lone pair, the structure is symmetrical, it is barabar, because there is no lone pair, because no lone pair, therefore structure is symmetrical। याद करो बेटा, मैंने बोला था ना, मतलब सारे बॉन्ड एंगल बराबर होंगे। जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन हो, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ऑल बॉन्ड एंगल्स विल बी इक्वल, कंडीशन दैट ऑल अटैच्ड एटम आर आल्सो सेम। जो पेरिफेरल अटैच एटम है वो सेम होने चाहिए, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यदि आपने पेरिफेरल एटम अटैच बदल दिए तो बॉन्ड एंगल बदल जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट हैव अ लोन पेयर। लेकिन वो पॉइंट थोड़ी देर में बताता हूं, आप इस पे ध्यान देंगे। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया बेटा नोट? डन? आई सपोज दिस इज नोटेड, सब लोग का हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। चलो भाई और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते, ठीक? ओके मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। अब देखो तुम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस तो लगाने नहीं देते हो, तुम्हारा स्कूल आ जाता है तुम रोने लग जाते हो, पर एक बात याद रखना कि अच्छे से यदि पढ़ना है चीजों को तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं करूंगा क्या, कभी तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां खा जाऊंगा, कभी और कोई छुट्टियां खा जाऊंगा, और इसके बाद भी आपने अपोज किया तो फिर मैं मान लूंगा कि आप खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो पहले मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा था, आप यदि याद करोगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे
कि जो वो एक्स्ट्रा क्लास में मैं पढ़ाता था वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाता था और वो आपको कहीं नहीं मिलता है। बट उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मेरे भाई, बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए मैं आपको एक लेवल से ऊपर नहीं पढ़ा सकता हूँ, जो बात सत्य है। मैं मानता हूं सब लोगों की 10 प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर बेटा जो लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं ना वो एक लेवल से ऊपर काम नहीं कर पाते, सच बात तो ये है। तो एक लेवल से ऊपर काम करने के लिए थोड़ा दिमाग से पागल होना चाहिए यार, नहीं तो नहीं हो पाता। सैटरडे को तो मैं डाउट ही डिस्कस कर लेता हूँ, अब ऐसा है, अब करूंगा सैटरडे को करूंगा डाउट डिस्कस आपसे। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बात आपने सही बोली है कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, वो मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी रिकॉर्डिंग दूसरे क्लासेस के लिए ज्यादा कर रहा हूँ जिनका एग्जाम है। इनफैक्ट उनके लिए भी नहीं कर रहा हूँ, करना लेकिन चालू करूंगा जिससे कि उन बच्चों को फायदा हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे इसकी, है ना। अब बात करता हूं, इफ सेंट्रल एटम इज सेम and attached atom are different and attached atoms are different, attached atom अलग अलग, central atom is same and attached atom are different, तो क्या होगा? then सेंट्रल एटम सेम है लेकिन अटैच्ड एटम में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यदि अटैच्ड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की ओर खींच देगा, तो न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी, बॉन्ड एंगल गिर जाएगा। बोलो हो। यदि यदि अटैच्ड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, पेरिफेरल एटम यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो बाहर की ओर खींच देगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। if peripheral atom is more electronegative, if peripheral atom is more electronegative, it will pull electron density away from nucleus, away from nucleus, thereby decreasing bond angle, thereby decreasing bond angle, और bond angle क्या होगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा, and thereby decreasing bond angle। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास PH3 है और मेरे पास PF3 है, तो बॉन्ड एंगल किसका बड़ा होगा? बॉन्ड एंगल किसका बड़ा होगा? पहले का कि दूसरे का, फर्स्ट का कि सेकंड का? शाबाश, PH3 का बड़ा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की ओर खींच देगा। नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर आ जाएगा, ये एग्जाम्पल में नहीं ले सकता हूँ, इसमें गड़बड़ हो जाएगी यार, इसमें एक्चुअली बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ जाएगा, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल नहीं ले सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल ये वाला लेता हूँ। मैंने ये क्यों एग्जाम्पल ले लिया मैं बाद में आपको बताऊंगा। आप सही थे लेकिन इसका आंसर रिवर्स था और फिनोमेना था बैक बॉन्डिंग, लेकिन अभी बैक बॉन्डिंग हुआ नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अमोनिया ले लेता हूँ और साथ में NF3 ले लेता हूँ, दिस एग्जाम्पल विल वर्क। अब आप बता सकते हैं बॉन्ड एंगल ऑफ दिस वन इज ग्रेटर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पेरिफेरल एटम, बॉन्ड एंगल इज मोर, less electronegative peripheral atom, then bond angle is more। करेक्ट बेटा। यहीं पे मैं एक रूल बताता हूँ आपको, बेंट्स रूल। इसके अलावा एक और एग्जांपल बताता हूँ, OF2 और OH2, OH2 किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा बेटा? OH2 के OF2, जल्दी से बोल दो, किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा? OH2 का बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पेरिफेरल एटम, मोर बॉन्ड एंगल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम, मोर बॉन्ड एंगल।
सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, पेरिफेरल की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ। क्लियर है? सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। पेरिफेरल की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन गए, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड एंगल घटता है। क्या सबको ये बात याद हो गई? न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, चलो एक रूल बताता हूं मैं आपको। बॉन्ड एंगल is directly proportional to percentage S character and percentage S character is directly proportional to and percentage S character is directly proportional to electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहीं पे मैं आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर का ज्ञान दूं, जो हाइब्रिडाइजेशन में बताना मैं आपको भूल गया। बताया था, आइडिया दिया था, लेकिन लिखाया नहीं था। जैसे मान लो बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, नहीं नहीं मनस्वी बेटा, एसपी, एक एस एक पी है तो एस का परसेंटेज कितना हुआ? 50 हुआ ना बच्चे, दो में से एक है, 50%। चमका। मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा बच्चे? क्या वो 33% होगा? क्योंकि एक एस है तीन में से यार, sp2 मतलब एक एस और तीन दो पी, तो sp3 में कितना हो जाएगा बेटा? sp3 में से चार ऑर्बिटल में से एक एस है, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर 25% हो जाएगा। आ रहा है? अब sp3d में कोई बोले तो पांच में से एक एस है, एक एस तीन पी और डी, पांच में से एक, तो 1/5 इंटू 100, 20% बेटा। आना बोलना पड़ेगा। आया सबको समझ में? ऐसे ही मान लो कोई बोल दे sp3d2 में कितना है और sp3d3 में कितना है, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 100, 16%, मतलब 16.667, और ये 1/7 इंटू 100, जो भी आ जाए बेटा 14.3%, 28 आ रहा है, मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दिया। क्या सबको परसेंटेज एस करेक्टर कैलकुलेट करना आ गया? मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द परसेंटेज एस करेक्टर। एसपी का बॉन्ड एंगल कितना होता है? एसपी का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180, 180। sp2 का कितना होता है? sp2 का 120, sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रहा है। बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है। बोलो हाउ, खाना बोलना पड़ेगा बेटा, सबको बात समझ में आ गई? मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द परसेंटेज एस करेक्टर, मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द परसेंटेज एस करेक्टर, मोर द परसेंटेज एस करेक्टर, मोर द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्लियर है बच्चों इतनी बात? सर लास्ट टू वाले 10 है, क्या बोले लास्ट टू वाले? सही तो है सब कुछ। 20%, 16.67, 16.67 सही है क्या? सही है, करेक्ट बेटा। ओके गाइस, मिटा दूं इसको? आप कहेंगे तो मैं मिटा दूंगा। बेटा लिख तो दिया sp3d3 का 1/7 इंटू 100, 14.28%। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस पॉइंट को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, इसके आधार पर मैं आपको एक रूल समझा रहा हूं, उसको बोलते हैं बेंड्स रूल। सो लेट अस टेक ऑन बेंड्स रूल।
सुनना बेटा मेरी बात को सब लोग ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल ये कहता है when more electronegative atom attaches to a orbital, it induces more p character in orbital to which it attaches, thereby decreasing bond angle। ये भाषा आपको याद रखनी है, समझने के लिए जो मैंने समझाया है वो ज्यादा अच्छा था, पास आ जाता है दूर चला जाता है, उससे ज्यादा समझ में आता है। और ये भाषा बेंड्स रूल की है, याद रखनी पड़ेगी कि व्हाई इट अकर्स। तो बेंड्स रूल का स्टेटमेंट ही राइट आ जाएगा, तो बोलेगा विद अटैचमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर पी करेक्टर इज इंड्यूस, मोर द एस करेक्टर मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द पी करेक्टर लेस द बॉन्ड एंगल। बोलो मोर द एस करेक्टर मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द पी करेक्टर लेस द बॉन्ड एंगल। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, पी करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल एंड परसेंटेज पी करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। करेक्ट है बेटा। जैसे मेरे पास मान लो CH4 है, करेक्ट है, सबके बॉन्ड एंगल कितने होंगे 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। मान लो मैंने यहाँ पर H लगाया, यहाँ पर H लगाया और यहाँ पर F लगा दिया। इस F के लगाते ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? इसमें ये X था, ये Y था, ये Z था, ये X, ये Y, ये Z। तो इस केस में X इक्वल टू Y इक्वल टू Z, इसमें ये X है और ये Y है, तो आई विल से X इज ग्रेटर देन Y, क्योंकि ये इधर अटैच हुआ तो इट विल डिक्रीज द बॉन्ड एंगल बाय गेटिंग अटैच टू द सेंट्रल एटम, तो Y बॉन्ड एंगल गिर जाएगा, जबकि इधर H और H अटैच है। हाँ ना बोलो यार, क्लियर है बेटा सब लोगों को? क्लियर है? सो दिस इज द लिटरेचर। अब मान लो मैं और ज्यादा अटैच कर दूं, इधर F कर दूं, इधर F कर दूं, नाउ दिस इज X, दिस इज Y and this is Z, so I will write here the Z is greater than Y is greater than X, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का बॉन्ड एंगल कम है बेटा। और मेरे तरीके से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें ज्यादा दूर खींच लिया तो कम रिपल्शन तो X, इसमें दूर खींचा, इसमें उतना दूर नहीं खींचा तो मिडिल वाला, इन दोनों में दूर नहीं खींचा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल। हाँ ना सुन, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। क्लियर बच्चों की बात? ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, you have understood what I was trying to make you understand। ठीक है बेटा। अब मान लो किसी ने लिया H लिख दिया, ये F कर दिया, ये F कर दिया और ये F कर दिया, और उसने बोला इन सभी एग्जाम्पल्स में से सबसे ज्यादा HCF बॉन्ड कहां पर होगा? तो सबसे ज्यादा HCF बॉन्ड इस केस में होगा, क्योंकि इस केस में ये वाले बॉन्ड एंगल तो गिर जाएंगे तो ये वाला फैल जाएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सब लोग को बात समझ में आई? आना बोलना पड़ेगा। ओके चलो, आ गया तो आज से आपको मुबारक होती। ठीक है, 108(6). ठीक है, चलो खैर इसको तो मिटा देते क्योंकि कंपेयर नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। ये बेंड्स रूल के बारे में छोटा सा बताया मैंने आपको, है ना। तो यहीं पे एक रूल मैं आपको बताना चाहूंगा।
जिसको हम बोलते हैं ड्रैकोस रूल। एक रूल और बताना चाहूंगा यहीं पर, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर की बात चल रही है, तो यहीं पर एक रूल बताना पड़ेगा, ड्रैकोस रूल। और हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फैक्ट आपको याद करने हैं, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के जस्ट बाद दिए हैं। कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, और कुछ के कारण भी हैं, जो कारण है वो मैं लिखा दूंगा आपको, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आपको। एक रूल है बेटा, यही बता देता हूँ, ड्रैकोस रूल। ये ड्रैकोस रूल क्या बोलता है? ड्रैकोस रूल बोलता है cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, वेयर s इज फ्रैक्शन ऑफ s करेक्टर। जैसे मान लो बॉन्ड एंगल, सपोज बॉन्ड एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है बेटा। बॉन्ड एंगल बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो cos 180 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। cos 180 माइनस 1 होता है s अपॉन s माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस s प्लस 1 इज इक्वल टू s। सो s इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर परसेंटेज s करेक्टर बराबर, वो फ्रैक्शन आया बेटा, तो फ्रैक्शन इनटू 100 बराबर परसेंटेज होता है, बराबर 50%। क्या सबको बात समझ में आ गई बेटा? यदि मान लो थीटा बराबर 120 डिग्री है, तो आई राइट cos 120 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। cos 120 हाफ होता है s अपॉन s माइनस 1। दिस इज s/2 माइनस हाफ इज इक्वल टू s। और इसको क्या करो, उस तरफ ले जाओ, उसको इस तरफ ले आओ। सो कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अब माइनस हाफ इज इक्वल टू s, सब सही किया है, लेकिन आंसर क्यों गलत है? लेट मी चेक। cos 120 माइनस हाफ है, माइनस हाफ है, माइनस हाफ है cos 120 ना, माइनस हाफ ही होना चाहिए। लेट मी चेक। cos 120 यस माइनस हाफ है, तभी गलती हो रही थी, माइनस हाफ। So it becomes minus and s becomes plus. Therefore, half is equals to 3s/2. दो ने मारा दो. So s is equals to 0.333. Therefore, percentage s character बराबर 33.33%. I hope this is understandable to you all guys. किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर आता है cos 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी आप निकालोगे तो 25% आएगा। एक्चुअली आप कैलकुलेट इसको कैसे करोगे? cos 109 को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? 60 प्लस 49 109 होता है, लेकिन 49 की कॉस्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, कोई माइनस वाइनस करके भी नहीं आएगा ना, ये तो आपको टेबल में ही देखना पड़ेगा। 40 मतलब कुछ माइनस प्लस करके भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको पता होती है उससे ही आंसर नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट इसको कर चुका हूँ, ये 25% आ जाता है। तो ड्रैकोस रूल क्या बोलता है? ऐसा बोलता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। फॉस्फाइन का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ऑफ फॉस्फाइन जो है, बॉन्ड एंगल जो फॉस्फाइन का है कितना है बेटा? 93.8 डिग्री है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर cos 93.8 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। अब मेरे पास आया cos 93.8 is equals to minus 0.066, yes, is equals to s upon s minus 1, and this becomes is equals to minus 0.66 s plus 0.066 is equals to s. Therefore 0.066 is equals to 1.066 s. Therefore s is equals to 0.066 divided by 1.066 divided by 1.066 is equals to 0.062 is equals to s. Therefore
परसेंटेज एस करेक्टर इज इक्वल टू 6.2%। अब ऐसा मैंने क्यों किया इतना सारा गणित, वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 6.2 है, तो परसेंटेज पी करेक्टर कितना होगा बेटा, 93.8 होगा बेटा, 93.8 होगा। तुम लोग सुन रहे हो कि सो गए हो, तुम लोग सुन रहे हो कि सो रहे हो, सुन रहे हो ना, 93.8 होगा। मतलब इसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलेंगे। एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हाइब्रिड तब बोलते हैं अपन जैसे कि जब दो चीजों के करेक्टर सम्मिलित हो। अब यदि मान लो आपने अनिल कपूर को देखा, अनिल कपूर को देखा है, अब अनिल कपूर को एक्स्ट्रा बॉडी हेयर्स, अनिल कपूर को एक्स्ट्रा बॉडी हेयर्स है, देखना बहुत सारे उसके शरीर पे जो है बॉडी हेयर्स है ना। या अनिल कपूर का एग्जाम्पल छोड़ो, कोई और व्यक्ति ले लो जिसके शरीर पे बाल थोड़े ज्यादा है, तो अपन ये तो नहीं बोलते ये चिंपांजी और मानव का जो है वो स्पीशीज है, मतलब हाइब्रिड स्पीशीज है, ऐसा तो नहीं बोलते अपन। बोलो क्यों, क्योंकि उसमें थोड़े से ही करेक्टर हैं यार चिंपांजी के, हल्के से, बहुत हल्के से। मजाक में अपन बोल दें कि चिंपांजी है, लेकिन एक्चुअल तो नहीं है ना, एक्चुअल तो ह्यूमन ही है ना। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम उसे हाइब्रिड स्पीशीज नहीं बोलते। यदि किसी को शरीर पे थोड़े एक्स्ट्रा बाल आ जाए तो हम उसे हाइब्रिड स्पीशीज नहीं बोलते। थोड़ी बहुत बंदरों जैसी हरकत मेरी भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को हाइब्रिड स्पीशीज बोल दो। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? ठीक है बेटा, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। तो यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलते, इसलिए आप देखना मैंने हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल कभी भी फॉस्फाइन, आर्साइन, एंटमाइन, बिस्मथाइन या S2S, S2Se, S2T नहीं लिखा है। मैंने जो भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 के एग्जाम्पल लिखे हैं उनमें से ये एग्जाम्पल नहीं लिखे। बोलो 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 बोलो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, दैट इज इट। जहां बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के पास हो वहां हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलते हैं। तो आप इसको ठोक लो चटापट फटाफट। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। इन केस ऑफ PH3, ASS3, SbS3, S2S, S2Se, S2Te, since bond angle is nearer to 90 degree, we do not write them as example of hybridization। आप तब तक लिख लो उसको, मैं यहाँ का मिटा देता हूँ। अब हो गया बेटा, वो वाला भी लिख लिया, तो लिख लिया। चलो आगे की कहानी करते हैं। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट और बता दिए बॉन्ड निगल वाले, ड्रेकॉज रूल भी बता दिया आपको। अब अच्छा, आपने ऐसा लिखा था, शायद मुझे याद नहीं है आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था cos थीटा इज इक्वल्स टू s अपॉन s-1 लिखा था। इसी को आप p-1 अपॉन p भी लिख सकते थे, वेयर दिस इज फ्रैक्शन ऑफ p करेक्टर, फ्रैक्शन ऑफ
टी करेक्टर, ठीक है, फॉर्मूला उल्टा कर दिया। ओके डन। क्या हुआ, थैंक यू क्यों बोल रहे हो, टाइम हो गया क्या? अभी तो बहुत टाइम है यार। चलो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये कहां तक आ गए हम लोग आ गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और साइड एटम भी हो गया, ठीक है ना। अब एक बात और आते हैं, कितने पॉइंट हो गए थे बेटा, 3 पॉइंट हो गए थे क्या? बॉन्ड एंगल में 3 पॉइंट हो गए थे कि 2 पॉइंट हुए थे? 3, 3 हो गए थे। अब चौथा पॉइंट, इफ सेंट्रल एटम हैज lone pair, then on increasing size of peripheral atoms, bond angle increases। बेटा बड़ा एटम आ गया तो धक्का ज्यादा देगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। जैसे कि कोई बोले OF2, OCl2, OBr2, OI2 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। जैसे कोई बोले NF, Ni3, NBr3, NCl3, NF3। जैसे कोई बोले CF4, CCl4, CBr4, CI4। जैसे कोई बोले BF3, BCl3, BBr3, BI3। इनमें क्या ऑर्डर होगा बेटा? CF4, CCl4 वाले में इन दो का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। तीसरे वाले में ऑर्डर क्या होगा? तीसरे वाले में ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि देयर इज नो लोन पेयर बेटा। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, कोई लोन पेयर नहीं है। बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए, कोई लोन पेयर नहीं है। देयरफॉर बॉन्ड एंगल विल बी बराबर। बॉन्ड एंगल तभी बढ़ता घटता है जब लोन पेयर होता है। यदि लोन पेयर नहीं है तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव बदलने से, पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव बदलने से, पेरिफेरल एटम का साइज बदलने से, सेंट्रल एटम का साइज बदलने से कुछ नहीं होता, बॉन्ड एंगल सेम ही रहता है। लेकिन हाँ, यदि कल के दिन कोई ऐसी कंडीशन बना दो, इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं। अब कल के दिन कोई स्मार्ट आ गया, उसने बोला अच्छा बेटा जी बीपीएस सर तुमको ऐसा पढ़ाई है कि जब लोन पेयर नहीं है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, गिवन द कंडीशन दैट all peripheral atoms are of same type, given the condition that all peripheral atoms are of same type। बेटा ऐड कर लेना वहां पे, है ना। इन एग्जाम्पल्स को जिनको मैंने मिटाया ना, उनके ऊपर ये लाइन लिखनी थी। देखना आप सारे पेरिफेरल एटम एक ही टाइप के थे। यदि कल के दिन कोई CF लगा दे, Cl लगा दे, Br लगा दे और I लगा दे, और फिर वो बोले कि ये एंगल X है, ये एंगल Y है और ये एंगल Z है, कंपेयर करो, तो भाई ये दो बड़े एटम हैं, तो X ग्रेटर देन, उसके बाद ये दो बड़े एटम है, Y इज ग्रेटर देन Z। करेक्ट है बेटा इतनी बात? करेक्ट है बेटा इतनी बात?
ओके बेटा, अब से मैं उल्टा लटक के पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है बेटा इतनी बात? जल्दी लिखो। एक बच्चा बोल रहा है जहां खड़े होते हो वहीं लिखते हो फिर मिटा भी देते हो। बात तो आपकी सही है, बट बहुत लिमिटेड स्पेस है, क्या करें। अब मैं चमगादड़ बन के लिखूंगा ना बेटा, उल्टा लटक जाऊंगा। हैंगर एक लेके आता हूँ। हो गई? लिख ली सब लोग? मुबारक हो आप लोगों को। ये बॉन्ड एंगल टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं बॉन्ड लेंथ। अब टॉपिक हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ। लिखो टॉपिक बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? सबको पता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू। बॉन्ड लेंथ सबको पता है ना बेटा? अच्छा एक बात बताना, मैं हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताना भूल गया था, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। आज वहां पढ़ा भी नहीं सकता था एक्चुअली, क्योंकि आज मैंने आपको वो वाला पोर्शन पढ़ाया जिसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से कंबाइन करके मैं आपको ये पढ़ा सकता हूँ। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा? इस कार्बन का कोई हाइब्रिडाइजेशन बताएगा? बेटा आंख खोल के बताओ, गलत सलत मत बताओ। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, बेटा इसके पास दो ही तो सिग्मा बॉन्ड है, एक ही एक ही। अच्छा बेटा, तुमने तीन ऐसे गिन लिए कि एक दो तीन। अरे सेंट्रल एटम से अटैच कितने सिग्मा बॉन्ड है वो गिनते हैं, दुनिया भर के थोड़ी ना गिनते हैं। ऐसे तो तुम सल्फ्यूरिक एसिड में, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, एक दो तीन चार। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बोलो आया कि नहीं आया? ये वाले सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना गिनोगे यार, ये वाले सिग्मा बॉन्ड तो तब गिनोगे जब आपसे ऑक्सीजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ सेंट्रल एटम है। क्योंकि सेंट्रल एटम वो होता है जो पेरिफेरल नहीं होता है। क्या बात समझ में आई? लेकिन यदि किसी ने बोला नहीं आपसे कि किसका है, तो सल्फर का बताना। समझे? तो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp हुआ, इसका क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा? मोर द परसेंटेज एज करेक्टर। याद आया? मोर द परसेंटेज एज करेक्टर, मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द परसेंटेज एज करेक्टर। समझ गए? तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इस कार्बन की 3.25 होती है, विच इज मोर देन नाइट्रोजन एक्चुअली। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, वो 2.75 होती है। और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड की होती है वो आपको पता होती है, वो 2.5 होती है। करेक्ट है बेटा? वो 2.5 होती है। ओके 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 ओके। ठीक है। अब इनमें से आपसे कोई एसिडिक करेक्टर यदि पूछ ले, मान लो कल के दिन, आगे चल के जीओसी में आएगा ये, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जिस कार्बन के टकले पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो वो ज्यादा एसिडिक होगा। जिस कार्बन के टकले पे नेगेटिव, क्योंकि H+ छोड़ेगा उसके बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। अब किस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? इस पे के इस पे। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अरे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि साइज तो तीनों का सेम है, तीनों कार्बन ही है, तो साइज तो लगभग लगभग सेम ही है, लगभग लगभग सेम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब साइज लगभग लगभग सेम होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। याद करो, जब मैंने आपको एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ाया था, याद आया? याद आया? याद आया? तो बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव से देखते हैं इन दी पीरियड, इन दी ग्रुप साइज से देखते हैं। लेकिन पीरियड में जहां साइज का वेरिएशन बड़ा नहीं होता है, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव से देखते हैं। तो ये कार्बन कार्बन के साइज लगभग बराबर होंगे ना, लगभग बराबर, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला थोड़ा छोटा होगा। लेकिन
लगभग बराबर होंगे। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इसने H प्लस को छोड़ दिया। याद करो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आपने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया था, फिर लोगों ने कूटा था, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, याद आया वो वाली बात। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। सो एसिटाइलिन इज मोर एसिडिक देन इथाइलिन, मोर एसिडिक देन इथेन, ये आएगा GOC में। इसलिए बोला जिसको बॉन्डिंग अच्छे से नहीं आता ना, उसको ऑर्गेनिक नहीं आता। इसमें जरूरी है बच्चे को भी बॉन्डिंग आता हो और जो ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है उसको भी बॉन्डिंग आता हो, दोनों शर्तें जरूरी है। क्लियर है बेटा? बैठ दो, आओ बेटे। बेटा लास्ट ईयर एनसीईआरटी से 45 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 40, 44 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 45, और जो 45th क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर था वो बायो की एनसीईआरटी से आया था। मतलब ओवरऑल एनसीईआरटी का कवरेज लास्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर का 100% था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। वो नहीं देखा तुम लोगों ने वाला वीडियो जो मैंने बनाया था? देखा है? नहीं देखा? ओ नो, आज रात में याद दिलाना, मैं आपको दूंगा वो, और आपको विद सबूत बताऊंगा कि कैसे लास्ट ईयर का पेपर पूरा एनसीईआरटी से आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल हो गया है टॉपिक, बॉन्ड लेंथ टॉपिक पढ़ा रहा था। बॉन्ड लेंथ, ओके बेटा, लाइक किया था, अच्छी बात है। बॉन्ड लेंथ, बहुत बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते, मैंने देखा है, आलसी होते हैं वो लोग। बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। जब भी कोई काम करता है बेटा और वो अच्छा काम करता है, तो उसको उसको अपन को कुछ ना कुछ उत्साह वर्धन उसका करना चाहिए। यदि आपको लगे कि टीचर ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, तो आपको जरूर उसको बताना चाहिए, सर आज मजा आया, आज अच्छा लगा, आज पढ़ने में अच्छा लगा। उससे उसको लगता है, उसका मोटिवेशन बढ़ता है। जरूरी ये नहीं कि हम लोगों को हरदम क्रिटिसाइज ही करें, क्योंकि ये हमें ज्यादा सूट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये ज्यादा जरूरी हम लोगों को मोटिवेट करें। और मोटिवेशन की जरूरत तुम्हें भी होती है, मुझे भी होती है, सबको होती है। कोई ऐसा नहीं जिसको मोटिवेशन की आवश्यकता ना हो, वरना वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। चलो भाई, तो बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ की हम लोग बात कर रहा था, तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा था। बॉन्ड लेंथ की बात क्या है? बॉन्ड लेंथ की बात ये है, द एवरेज, बड़ा बढ़िया बात बोली है, द एवरेज distance between the nucleus of two atoms, the average distance between the nucleus of two atoms, between the nucleus of two atoms is known as bond length, is known as bond length। अब एक बात आपके दिमाग पे तुरंत आ गई होगी, सर सब समझ में आया, ये एवरेज क्यों लगा दिया आपने? एवरेज का क्या मतलब है? बॉन्ड लेंथ तो कांस्टेंट होगी ना सर, ए का न्यूक्लियस आप ही तो पढ़ाए थे कोवलेंट बॉन्ड में, ये लो, अब इसमें एवरेज कहाँ है? ये तो कांस्टेंट है। बोलो बोलो, बोलो बोलो, बोलो बोलो, बोलो बोलो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है बेटा। कभी भी बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट नहीं होती है, एनर्जी मौजूद होती है ना, तो एटम्स अपनी पोजीशन पे ऐसे स्टेबल नहीं होते। This is called as vibration. There's always a vibrational mode of kinetic energy that is present. Are you getting me guys? Are you getting me guys? बेटा all chemistry is human life. क्या हम हर रिलेशनशिप में हरदम मोस्ट स्टेबिलिटी में है? क्या अभी 2 4 10 दिन में मम्मी से थोड़ा बहुत झगड़ा नहीं हुआ? थोड़ा बहुत मन मुटाव नहीं हुआ? हुआ होगा, कई लोगों का हुआ होगा। पापा से थोड़ा मुंह नहीं फूला हमारा किसी बात पे? हुआ होगा। क्या कुछ लोगों को इस दौरान पापा मम्मी ने कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं दिला दिया, कुछ एक्स्ट्रा खिला नहीं दिया, पिला नहीं दिया? जैसे कल सैटरडे आने वाला है, परसों संडे आने वाला है, प्यार थोड़ा बढ़ जाएगा, माँ अच्छा खाना बनाएगी। बोलो यार, संडे को तो अच्छा खाना बनता है ना घरों में जनरली,
संडे के दिन माँ जो है अच्छा अच्छा कुछ कुछ बनाती है ना, उस दिन मोहब्बत बढ़ जाती है। मंडे के दिन माँ जल्दी उठा देती है, तो अपन को दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या है, अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, रात भर तो मैं ऑनलाइन था, रात भर तो मैं बिजी था, भले चादर ओढ़ा हुआ था लेकिन अंदर ही चादर के तो मैं कुछ कुछ कर रहा था, मुझे डिस्टर्ब कर दिया, सुबह सोने से उठा दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चैटिंग चलती रहती है अंदर ही अंदर। ऐसे लोग बहुत निपटते हैं एग्जाम में। मैं आपको एक सच बता दूं, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके जीवन का यदि सबसे बड़ा कोई एक दुश्मन है तो वो है आपका मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल। सच बोल रहा हूँ, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो स्मार्ट मोबाइल। मैं बेटा अपने जमाने में अभी भी स्मार्ट हूँ, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा कम स्मार्ट था। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे हो? जिसने बोला जोक में थपड़ा मार दूं कसम से उसको एक खींच के, जोक नहीं है, सीरियसली इट इज अ सीरियस टॉक। नाउ लिसन टू मी। तो उस जमाने में कई सुंदर कन्याएं मेरे को फोन करना चाहती थी। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। या कई सुंदर कन्याएं मेरे को फोन करना चाहती थी, शुभम खंडेलवाल तू मिल मेरे को एलन में, मैं तेरे को बताता हूँ। ये बोल रहा है मजाक है ये, नाउ यू सी दिस। लेकिन उन सारी सुंदर कन्याओं को मेरे को फोन करने के लिए, मेरे पास मोबाइल तो था नहीं बेटा, तो लैंडलाइन पे फोन करना पड़ता था, और लैंडलाइन पे माँ फोन उठाती थी। तो एक बार फोन आ गया किसी सुंदर कन्या का, इट्स ओके, दोबारा आ गया इट्स ओके, लेकिन तीसरी बार आ गया तो माँ उससे पूछ लेती थी तेरे कोई काम वाम नहीं है क्या, जब देखता मेरे छोरे को फोन लगा देती है। सो शी ब्लॉक्ड एवरी केस ऑफ माइन, शी ब्लॉक्ड एवरी केस ऑफ माइन। बट had it been I was born in that era when there was a mobile phone, there was nobody to block my case. तो क्या मैं सेलेक्ट होता? तो क्या मैं सेलेक्ट होता? दिस इज नॉट अ सैड स्टोरी, दिस इज अ लकी स्टोरी बेटा। दिस इज नॉट अ सैड स्टोरी, इट इज अ लकी स्टोरी। I did not have my mobile phone, that is why I could get selected in the exam. Maybe that if I had mobile phone, I was chatting here and there with some sundar kanya and my career was destroyed. तो आपके जीवन का यदि सबसे बड़ा कोई विलेन है तो वो आपका मोबाइल फोन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 101%, सच्ची बोल रहा हूँ। एक बात मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं काफी खुश हूँ, मैंने पिछले 15 दिन से अपने व्हाट्सएप सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए। आई एम वेरी हैप्पी, सारे नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर है? चलो आप भी ऑफ कर दो, अपने मोबाइल को इतनी दूरी पे रखा करो अपने आप से कि उसको उठा के लाने में आपको कष्ट हो, आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं, क्या सुना आपने? अरे टाइम हो गया, कोई बात नहीं, टाइम चलने दो। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप अपने आप से मोबाइल इतनी दूरी पे रखो कि उसको उठा के लाने में आपको कष्ट हो, आपकी पढ़ाई तुरंत बढ़ जाएगी। किसी को दो मत, आपका सीक्रेट लीक हो गया, पता लगा कुटाई हो गई, लेकिन दूर तो रख सकते हो उसको, इतनी दूर रखो कि उसको उठा के लाने में कष्ट हो, पढ़ाई अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? तो आज का समय शायद हो गया है। बॉन्ड लेंथ में आपको, तुमको बात समझ में, ये एवरेज क्यों लिखा? तुम्हें बात समझ में एवरेज क्यों लिखा? क्योंकि डांसिंग चलती रहती, कभी संबंध अच्छे कभी बुरे, प्यार बढ़ गया संडे, प्यार घट गया मंडे, प्यार बढ़ गया संडे, प्यार घट गया मंडे, तो एवरेज दूरी आएगी, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। समझ ला? क्लियर है सबको? चलो तो लेट मी सी, टाइम हुआ भी है कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? अब अभी टाइम हुआ है, 2 मिनट पहले से ही चालू हो गए, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। चलो ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी बाद में पढ़ाऊंगा आपको। बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, 2 दिन खूब सारी पढ़ाई करें। बाय बच्चों, नोट कर ले। तुम दिल तोड़ के मत जाना, कसम है